डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कोर्स आपका है डाटा एंड कंप्यूटर कम्युनिकेशन। आई एम डॉक्टर मदीहा अमान और आज के लेक्चर की तरफ चलते हैं। ओके, नेटवर्क मॉडल्स हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किए थे। रेफरेंस बुक जो हम इस कोर्स के लिए यूज कर रहे हैं वो है डाटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क्स, 5th एडिशन है। ऑथर हैं बहरोज फॉरजन। अच्छा, लास्ट लेक्चर में हमने काफी डिटेल के साथ डिस्कस किया था टीसीपी/आईपी प्रोटोकॉल सूट, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल का जो 5 लेयर सूट है, प्रोटोकॉल का कलेक्शन है, वो हमने डिस्कस किया था और काफी डिटेल के साथ डिस्कस किया था कि वो क्यों जरूरी है और दोनों एंड्स पे जो कम्युनिकेट कर रही हैं डिवाइसेस आपस में, सेंडिंग एंड पे, रिसीविंग एंड पे, वो क्यों जरूरी है। और बीच में जो डिवाइसेस इंटरनेट कनेक्ट कर रही हैं और एक नेटवर्क बना रही हैं, जैसे स्विचेस हैं और राउटर्स हैं, तो जिस लेयर पे वो डिवाइसेस हमारे पास कम्युनिकेट कर रही हैं, तो उस लेयर्स की हद तक वहाँ पे भी इम्प्लीमेंटेड है। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, उसी को लेके कुछ चीजें आगे चलेंगे। एड्रेसिंग को डिस्कस करेंगे कि एड्रेसिंग क्या चीज है। फिर हम एक टर्मिनोलॉजी डिस्कस करेंगे, मल्टीप्लेक्सिंग और डीमल्टीप्लेक्सिंग। और फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे ओएसआई मॉडल। ओएसआई मॉडल हमारे पास है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल, और इसको फिर हम कंपेयर करेंगे टीसीपी/आईपी प्रोटोकॉल स्विट के साथ। और क्या वजह हुई कि टीसीपी को इम्प्लीमेंट करने के बाद, इवन दो ओएसआई इस इंटेंशन के साथ क्रिएट की गई कि वो टीसीपी/आईपी को रिप्लेस करेगी ताकि बेटर सर्विसेज दे सके, बट स्टिल ओएसआई इम्प्लीमेंट नहीं हो सका और टीसीपी ही इम्प्लीमेंटेड रहा। अच्छा, ओएसआई मॉडल डिस्कस करने के बाद इस पॉइंट पे हम लोग आ जाएंगे कंप्लीशन पे अपने चैप्टर 2 के। ये कोर्स जब हमने स्टार्ट किया था तो बिगिनिंग चूंकि आपके सिलेबस में था फिजिकल लेयर से, और मैंने पिकअप किया था फिजिकल लेयर से ही आपके साथ, तो चैप्टर 3 से हमने कमेंस किया। बट देन एक लेक्चर्स, 2 लेक्चर में मैंने ये देखा कि आप लोगों के पास शायद पीछे बैकग्राउंड इतना नहीं है। आपको ये चीजें क्लियर होनी चाहिए, मॉडल का पता होना चाहिए, टीसीपी/आईपी का पता होना चाहिए, बेसिक काफी सारी टर्मिनोलॉजीज हैं जिनका आपको पता होना चाहिए। तो वो वहां पे फिर मैंने स्टॉप कर दिया था फिजिकल लेयर को, और मैं आपके साथ फिर ये बाकी चीजें क्लियर करने में हो गई कि ये बाकी पीछे का प्री रिक्विजिट आपको आ जाए। ओएसआई मॉडल तक वो प्री रिक्विजिट्स हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। और जो ये हम पिकअप कर रहे हैं ट्रांसमिशन ऑफ डिजिटल सिग्नल से, तो ये हम वहीं से पिकअप कर रहे हैं जो हमने पहले 2 लेक्चर्स देखे थे फिजिकल लेयर के। उसमें मेरे ख्याल से हम लोगों ने बिट रेट तक किया था लास्ट, और उसके बाद से ये फिर कंटिन्यूएशन है ट्रांसमिशन ऑफ डिजिटल सिग्नल्स। तो ये जो 3 टॉपिक्स हैं पीछे प्री रिक्विजिट्स के, वो करेंगे, और फिर उसके बाद जो है हम लोग ट्रांसमिशन ऑफ डिजिटल सिग्नल से हम लोग जो पिछला था उससे फिर कंटिन्यू करेंगे। वजह इसकी ये है कि आपके जितने भी चैप्टर्स आपके कोर्स में इंक्लूडेड हैं वो लेयर्स के ऊपर चैप्टर्स हैं। जैसे एक चैप्टर फिजिकल लेयर पे है, दूसरा चैप्टर डेटा लिंक पे है, फिर आपका नेटवर्क लेयर पे चैप्टर है। तो इफ यू नॉट अवेयर कि आपके पास लेयर्ड मॉडल क्या होता है और टीसीपी/आईपी क्या होता है और ओएसआई क्या होता है, तो यू विल नॉट बी एबल टू गेट द बिगर पिक्चर, और यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड के पीछे ये हो क्या रहा है या हम लोग किस चीज को डिस्कस कर रहे हैं। सो मूविंग ऑन, अभी हम लोग एड्रेसिंग से स्टार्ट करते हैं। एड्रेसिंग क्या है? देयर इज अ लॉजिकल कम्युनिकेशन बिटवीन पेयर्स इन दिस मॉडल। टीसीपी/आईपी मॉडल की बात हो रही है। टीसीपी/आईपी मॉडल में आपके पास 5 लेयर्स हैं। तो आपके पास जो 5 लेयर्स हैं, जैसे आपके पास फिजिकल है, डाटा लिंक है, फिर आपके पास नेटवर्क है, देन आपके पास ट्रांसपोर्ट है, और फाइनली आपके पास एप्लीकेशन लेयर है। तो एनी कम्युनिकेशन जिसमें 2 पार्टीज इन्वॉल्व होंगी, आपको पता है कि हमने स्टार्ट में जब हमने बेसिक कम्युनिकेशन के कंपोनेंट्स पढ़े थे, हमने कहा था कि 2 मेन चीजें उसमें क्या होंगी। 5 कंपोनेंट्स में से एक आपके पास सोर्स होगा जिसने मैसेज को ट्रांसमिट करना है, एक आपके पास होगा डेस्टिनेशन जिसको मैसेज भेजा जाना है। तो जाहिर है जब हम लोग कम्युनिकेशन की बात करेंगे, एड्रेसिंग की बात करेंगे, तो दिस सोर्स इज सपोज टू हैव एन एड्रेस एंड दिस डेस्टिनेशन इज सपोज टू हैव एन एड्रेस। तो आपके पास एक सोर्स एड्रेस होगा, एक डेस्टिनेशन एड्रेस होगा। तो ये जो हमारे पास मॉडल है टीसीपी/आईपी का, इट्स गोइंग टू बी इम्प्लीमेंटेड बोथ एट द सोर्स एंड एट द डेस्टिनेशन। तो मॉडल की तरफ देख के लगता है कि इफ वी क्रिएट पेयर्स, और पेयर में हम लोग मॉडल्स की बात करें तो हर एक पेयर का एड्रेस होना चाहिए। सिंस देयर आर 5 लेयर्स, तो आपके पास इस लिहाज से 5 एड्रेसेस होने चाहिए। बट दैट इज नॉट द केस, क्योंकि फिजिकल लेयर में हमारे पास बिट्स इन्वॉल्व होते हैं which can definitely not have an address। इसलिए हमारे पास
जो टाइप्स ऑफ एड्रेसेस इन्वॉल्व होते हैं वो हैं 4. Figure 2.9 shows the addressing at each layer. अगले स्लाइड पे मैं आपको दिखाऊंगी. There is a relationship between the layer, the address used in that layer, and the packet name at that layer. आपको पिछले लेक्चर में मैंने काफी डिटेल के साथ डिस्कस किया था कि पैकेट का नाम होता है हर एक लेयर पे. एप्लीकेशन लेयर पे जैसे अगर आपके पास मैसेज है या फिर आपके पास डाटा है, तो वो नीचे ट्रांसपोर्ट के पास जाके इनकैप्सुलेट होके या फिर आपके पास वो क्या बन जाता है ट्रांसपोर्ट लेयर में. या तो दो चीजें हैं जिनमें ये कन्वर्ट हो पाएगा. किन किन चीजों में ये कन्वर्ट हो पाएगा? अगर तो आपके पास ट्रांसपोर्ट लेयर पे टीसीपी प्रोटोकॉल यूज हो रहा है तो ये आपके पास सेगमेंट्स बन जाएंगे. और अगर आपके पास यूडीपी यूज हो रहा है तो ये आपके पास डाटाग्राम्स बनेंगे. ये सेगमेंट्स और डाटाग्राम्स जब नीचे नेटवर्क लेयर पे जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा? पैकेट. कुछ बुक में डाटाग्राम भी लिखा गया है. और फिर नीचे जब ये डाटा लिंक लेयर पे जाता है तो इसमें क्या बन जाते हैं? ये पैकेट्स या डाटाग्राम्स बन जाते हैं फ्रेम्स. ठीक है. और फ्रेम्स फिर नीचे फिजिकल लेयर पे जाके कोई उनकी वो नहीं होती, बिट स्ट्रीम में जो है ये कन्वर्ट हो जाता है, 0101 की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है. तो जब हम एड्रेसिंग की बात करते हैं इसमें 3 चीजें आती हैं कि आपके पास रिलेशनशिप बिटवीन द लेयर क्या है, मतलब ऊपर से नीचे आ रहा है, मतलब इज इट गोइंग फ्रॉम एप्लीकेशन टू ट्रांसपोर्ट और फ्रॉम ट्रांसपोर्ट टू एप्लीकेशन, इज इट गोइंग फ्रॉम ट्रांसपोर्ट टू नेटवर्क या फ्रॉम नेटवर्क टू ट्रांसपोर्ट. ये चीज मैटर करती है. दूसरी कि उस लेयर पे जो एड्रेस है वो क्या है. तीसरी पैकेट नेम क्या है. पैकेट नेम्स ये होते हैं जो हमने कल भी डिस्कस किया और अभी मैंने आपको रिपीट करवाया. जैसे ये मैसेज है, सेगमेंट है, डाटाग्राम है, पैकेट है, फ्रेम्स हैं, ये आपके पास क्या होते हैं? पैकेट नेम्स होते हैं. एप्लीकेशन लेयर पे हम लोग हर चीज को प्रॉपर नेम से डिफाइन करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल आपका ईमेल एड्रेस है तो आपने जैसे अगर याहू पे ईमेल एड्रेस बनाया है तो आपका नाम @yahoo.com होगा. तो एप्लीकेशन लेयर पे जो आपका पैकेट होता है वो यूजुअली आपका नेम ही होता है जो कि उसी लेयर पे आपने बनाया हुआ होता है, आपने इसको इंटरेक्शन के लिए यूज किया होता है. ओके. तो आप यहाँ पे इस फिगर में देख सकते हैं आपके पास 5 लेयर्स हैं टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल सूट के. तो एप्लीकेशन लेयर पे आपका मैसेज होता है जैसे मैंने बताया. ट्रांसपोर्ट पे फिर आपके पास सेगमेंट या यूजर डाटाग्राम होगा, फिर आपके पास डाटाग्राम या पैकेट होगा, फिर फ्रेम होगा, फिर बिट्स होंगे. एड्रेसेस इस तरीके से होते हैं कि आपके पास एप्लीकेशन लेयर पे तो वही नाम होता है जो आपने रखा है, जैसे आपने अपने ईमेल एड्रेस का कोई नाम रखा है. ट्रांसपोर्ट लेयर पे आपके पास यूज होते हैं पोर्ट नंबर्स. ठीक है. पोर्ट नंबर क्या होता है? पोर्ट नंबर आर लोकल एड्रेसेस दैट डिस्टिंग्विश बिटवीन सेवरल प्रोग्राम्स रनिंग एट द सेम टाइम. पोर्ट नंबर ये होता है कि फॉर एग्जांपल आपने अपने ब्राउजर में खोला हुआ है याहू का ईमेल, फॉर एग्जांपल आपने खोला हुआ है जीमेल, और फॉर एग्जांपल आपने साथ में खोला हुआ है हॉटमेल. आपके पास 3 ईमेल सर्वर्स आपने वो ओपन किए हैं. ठीक है. और आप इसके साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, 3 सर्वर्स के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं. तो कैसे पता लगेगा आपके इनकमिंग मैसेज को कि उसने किस ईमेल एड्रेस पे जाना है? हर एक एप्लीकेशन का अपना पोर्ट नंबर होता है. ठीक है. और वो अपने पोर्ट नंबर के लिहाज से उसी इनबॉक्स में जाता है या उसी सर्वर के पास जाता है. ठीक है. तो इस तरीके से सिर्फ ईमेल का नहीं, हर चीज का, हर एक एप्लीकेशन का ट्रांसपोर्ट लेयर पे एक पोर्ट नंबर होता है जो कि ऊपर एप्लीकेशन लेयर पे जाके नेम में कन्वर्ट हो जाता है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर ट्रांसपोर्ट लेयर पे आपके पास किसी स्पेसिफिक पोर्ट नंबर से आया है और ऊपर एप्लीकेशन लेयर में जाके वो याहू में कन्वर्ट हो जाएगा. नीचे आपके पास कोई नंबर होगा, ऊपर एप्लीकेशन लेयर में जाके वो जीमेल में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि ऊपर नेम्स यूज हो रहे हैं और ट्रांसपोर्ट लेयर पे वो क्या है? एज अ पोर्ट नंबर यूज हो रहा है. नेटवर्क लेयर पे हमारे पास होते हैं लॉजिकल एड्रेसेस. लॉजिकल एड्रेसेस क्या होते हैं? ग्लोबल एड्रेसेस होते हैं इंटरनेट पे. A network layer address uniquely defines the connection of a device to the network. ये होता है बेसिकली आपका आईपी एड्रेस. हर एक डिवाइस और हर एक नोड जब भी नेटवर्क पे वो कनेक्ट होगा तो उसको एक आईपी एड्रेस असाइन होता है. आईपी एड्रेस क्या होता है? जैसे आईपी एड्रेस आपके पास होता है यूनिक आइडेंटिफायर जो कि सिर्फ आपके कंप्यूटर को या आपकी डिवाइस को रिकॉग्नाइज करता है. फॉर एग्जांपल जैसे रियल लाइफ में हमारे पास हमारा होता है शनाख्ती कार्ड नंबर, वो हमारा यूनिक होता है. 2 लोगों का सेम शनाख्ती कार्ड नंबर नहीं हो सकता. सिमिलरली 2 लोगों का सेम आईपी एड्रेस नहीं हो सकता, क्योंकि आईपी एड्रेस आपके कंप्यूटर को इंटरनेट पे या नेटवर्क पे यूनिकली आइडेंटिफाई करता है. यही वजह है कि जैसे आप कोई मूवी डाउनलोड कर रहे हैं
तो सर्वर डाटा सिर्फ आपके ही एड्रेस पे भेज रहा है, वो डाटा इधर उधर नहीं जा सकता, क्योंकि उसको पता है कि मैंने इस डेस्टिनेशन तक ही डाटा पहुंचाना है। ठीक है, क्योंकि आपका जो एड्रेस होता है उस सर्वर के पास वो यूनिक है, वो किसी और का है ही नहीं कि उनसे एड्रेस गलत हो जाए। तो आपके पास जो नेटवर्क लेयर है उस पर लॉजिकल एड्रेसेस काम करते हैं, जिसको हम कहते हैं आईपी एड्रेस, जो कि आपका यूनिक आइडेंटिफायर होता है आपके नेटवर्क पे। फिर नीचे आपके पास आता है डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर पे हम यूज करते हैं समटाइम्स कॉल्ड मैक एड्रेसेस, क्योंकि डेटा लिंक लेयर को कभी कभी हम लोग मैक लेयर भी कहते हैं, कुछ बुक में मैक लेयर भी है, तो इट्स द सेम थिंग एज दैट ऑफ डेटा लिंक। Are locally defined addresses, each of which defines a specific host or router in a network, LAN or WAN। जैसे आपको पता है कि डेटा लिंक लेयर का ताल्लुक होता है, जैसे किसी भी LAN के साथ अगर जो LAN क्रिएटेड है या जो WAN क्रिएटेड है उसके साथ जो मेन स्विच या राउटर कनेक्टेड होगा, जो कि उस LAN को कनेक्ट कर रहा है आपस में या उस WAN को कनेक्ट कर रहा है आपस में, तो आपका उसका जो लोकल एड्रेस होगा, मैंने आपको बताया था ना, कोई चीज अगर लैन के अंदर है जब तक वो लोकल है, डाटा लिंक तक है वो लोकल है, लेकिन अगर उसने लैन से निकल के एक पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन के जरिए दूसरे नेटवर्क से कनेक्टिविटी करनी है, तो वो क्या हो जाएगा, वो लोकल से उसको ग्लोबल होना पड़ेगा। ठीक है, एज लॉन्ग एज इट इज वर्किंग इन द लैन एनवायरनमेंट, इसको आईपी एड्रेस की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके पास अपना लॉजिकल लोकल एड्रेस होता है, जिसको हम कहते हैं मैक एड्रेस, फिजिकल एड्रेस भी कहते हैं इसे। लेकिन अगर इसने इंटरकनेक्टिविटी या कम्युनिकेशन करनी है आउटसाइड वर्ल्ड के साथ, तो ये फिर कनेक्टिविटी करेगा राउटर के साथ, जिसके पास आपके थर्ड लेयर अवेलेबल होगी, जो कि वो कनेक्ट करेगा इसको इंटरनेट के साथ। और इंटरनेट के साथ कनेक्ट होने का फर्स्ट स्टेप यही होता है कि आपको आईपी एड्रेस असाइन होता है, जो कि आपको ग्लोबल कर देता है। तो जो हमारे पास एड्रेसिंग है, इसमें आपने देखा कि एप्लीकेशन लेयर पे तो बेसिक नेम्स होते हैं, ट्रांसपोर्ट लेयर पे हमारे पास हर एक एप्लीकेशन के लिए पोर्ट नंबर्स आ जाते हैं, नेटवर्क लेयर पे आपके पास हर एक नोड, हर एक डिवाइस जो कि कम्युनिकेशन के लिए केपेबल होगी और नेटवर्क के ऊपर आके कनेक्ट होगी, उसको असाइन होता है आईपी एड्रेस, जो कि एक यूनिक आइडेंटिफायर है उस डिवाइस का। लिंक लेयर पे आपके पास मैक एड्रेसेस होते हैं, जो कि लोकल एड्रेसेस हैं और लोकली डिफाइन किए गए होते हैं। फिजिकल लेयर पे हमारे पास बिट स्ट्रीम होती है, लिहाजा फिजिकल लेयर पे कोई एड्रेसिंग नहीं होती। अच्छा, अब इसमें एक कॉन्सेप्ट है मल्टीप्लेक्सिंग एंड डीमल्टीप्लेक्सिंग का। लास्ट टाइम हमने टीसीपी आईपी के प्रोटोकॉल स्विच को डिस्कस करते हुए भी किया था कि जैसे आपका पैकेट ट्रेवल कर रहा है, फॉर एग्जांपल एप्लीकेशन से वो ट्रेवल कर रहा है ट्रांसपोर्ट पे, और फिर वो नीचे आ रहा है नेटवर्क पे, और वो नीचे आ रहा है डाटा लिंक पे, तो मैंने आपको बताया था कि हर एक लेयर अपना हेडर लगाएगा, ठीक है, जिससे हमें पता लगेगा कि जो इन्फॉर्मेशन वो ऐड करना चाह रहा है वो ऐड करता जाएगा। जैसे ऊपर एप्लीकेशन लेयर से तो प्लेन मैसेज का पैकेट आएगा, ट्रांसपोर्ट लेयर पे वो बन जाएगा सेगमेंट, जिसमें अपना हेडर अटैच किया, उसमें उसने क्या अटैच किया, पोर्ट नंबर अटैच कर दिया। नीचे नेटवर्क लेयर पे आ गया तो उसको पता लग गया कि अब इस चीज ने ग्लोबल होना है, तो उसने अटैच किया अपना हेडर, जो कि क्या होगा, आईपी एड्रेस होगा। फिर इसके बाद नीचे जाएगा ये डाटा लिंक के पास, डाटा लिंक कहेगा कि अब सिंस ये आउटसाइड वर्ल्ड में भी जाएगा, लेकिन इसको लोकली भी तो कम्युनिकेशन करने की जरूरत पड़ सकती है, लिहाजा वो अटैच करेगा अपना हेडर, जिसके अंदर क्या होगा, मैक एड्रेस होगा, और वो एक फ्रेम बन जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद वो फिर फिजिकल लेयर को जब फॉरवर्ड करेगा तो वो बिट स्ट्रीम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हर एक लेयर पे जहां पे एक एक हेडर अटैच हो रहा है, हम कहते हैं कि ये क्या है, दिस इज द प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लेक्सिंग। सिमिलरली इसी तरीके से जब वो डेस्टिनेशन पे पहुंच गया, तमाम लेयर्स से गुजरते हुए हर एक लेयर ने अपनी इनकैप्सुलेशन कर दी, किसी ने कुछ अटैच किया, किसी ने कुछ, और वो अब डेस्टिनेशन पे पहुंच गया। तो डेस्टिनेशन के सिस्टम के पास जब जाएगा तो ये बैकवर्ड्स ट्रैवल करेगा एप्लीकेशन की तरफ, पहले ये फिजिकल से होता हुआ, फिर डाटा लिंक से होता हुआ, फिर नेटवर्क से होता हुआ, फिर ट्रांसपोर्ट से होता हुआ एंड सो ऑन। तो ये क्या होगा, जब ऊपर जाएगा सबसे पहले डाटा लिंक लेयर जो है वो अपना हेडर जो है वो उतारेगा, जिसमें उसको क्या मिलेगा, मैक एड्रेस मिलेगा। फिर ऊपर जाएगा नेटवर्क लेयर पे, वो अपना इसका हेडर उतारेगा। सिमिलरली फिर ऊपर लेयर वाला अपना हेडर, हर एक लेयर अपना अपना हेडर उतारता जाएगा, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं कि ये क्या है, डीमल्टीप्लेक्सिंग है। Since the TCP/IP protocol suite uses several protocols at some layers, we can say that we have multiplexing at the source and demultiplexing at the destination. यहाँ से encapsulation हो रही है, सारा multiplexing का process है। Destination पे demultiplexing हो रही है क्योंकि decapsulation हो रही है। Multiplexing
in this case means a protocol at a layer can encapsulate a packet from several next higher layer protocols one at a time. जैसे मैसेज आया, इसको इनकैप्सुलेट कर दिया, ये मल्टीप्लेक्स हो गया नीचे आके ट्रांसपोर्ट के पास, और उसने अपना कोई पोर्ट नंबर लगा दिया, ये इसका बन गया, मल्टीप्लेक्स हो गया। नीचे लेयर के पास गया, उसने अपना आईपी एड्रेस साथ में लगा दिया, तो उसने इसको ये मल्टीप्लेक्स होके ये बना दिया। फिर नीचे गया, उसने अपना लॉजिकल मैक एड्रेस असाइन किया, तो ये पैकेट का अब ये बन गया, और उसने अपनी इनकेसिंग कर दी जो कि मल्टीप्लेक्स हो गया। फिर जब वो रिसीविंग एंड पे पहुंचेगा तो सबसे पहले बारी बारी एक एक करके सारी जो है अपना वो उतारते जाएंगे इसका, और आपके पास एंड में एप्लीकेशन लेयर पे ओरिजिनल मैसेज जो है वो पहुंच जाएगा। Demultiplexing means that a protocol can decapsulate and deliver a packet to several next higher layer protocols at one at a time. यही सारी बात जो मैंने अभी आपको बताई। The concept of multiplexing and demultiplexing at the three upper layers. Next figure में दिखाई है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये मेरे पास सोर्स है, ये मेरे पास डेस्टिनेशन है। सोर्स में अब ये मेरे पास एप्लीकेशन लेयर है, और इस पे बहुत सारे प्रोटोकॉल्स यूज हो रहे हैं। ये भी एप्लीकेशन लेयर है, ये भी एप्लीकेशन लेयर है, और ये मेरे पास ट्रांसपोर्ट लेयर है, और सेम ये मेरे पास ट्रांसपोर्ट लेयर है, और फिर ये मेरे पास नेटवर्क लेयर है। नीचे भी होगा, बट अभी इस एग्जाम्पल में सिर्फ ये 3 लेयर्स का बताया गया है। ये मेरे पास नेटवर्क लेयर है। अच्छा, अब एप्लीकेशन लेयर पे इतने सारे प्रोटोकॉल्स यूज हो रहे हैं। ये फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, डोमेन नेम सिस्टम है, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल है। अब कुछ प्रोटोकॉल्स इसमें ऐसे हैं जो कि अगर तो ट्रांसपोर्ट लेयर पे टीसीपी यूज होगा तो उसके साथ कोलैबोरेट करेंगे, और कुछ प्रोटोकॉल्स इसमें ऐसे हैं कि अगर ट्रांसपोर्ट लेयर पे यूडीपी होगा तो उसके साथ कोलैबोरेट करेंगे। तो ट्रांसपोर्ट लेयर पे फॉर एग्जांपल अगर टीसीपी यूज होगा तो ऊपर एप्लीकेशन लेयर से जो मैसेजेस आएंगे वो जो है, चाहे फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के हों या कुछ भी हो, वो इनकैप्सुलेट होके जाएंगे, किसमें, मल्टीप्लेक्स होके जाएंगे टीसीपी वाले सेगमेंट में। और ऊपर अगर यूज किया गया है, अगर मैं ट्रांसपोर्ट पे यूडीपी यूज कर रही हूँ, तो ऊपर अगर मैं किससे इंफॉर्मेशन एक्सेप्ट कर सकती हूँ, मैसेजेस एक्सेप्ट करूंगी डोमेन नेम सिस्टम से और सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल से, और इनके मैसेजेस को मैं कन्वर्ट करूंगी एक डाटाग्राम के अंदर। तो ये मेरे पास क्या हो गया, मल्टीप्लेक्स हो गया। देन अब मैं नेटवर्क लेयर पे जाऊंगी तो मजीद इसकी मल्टीप्लेक्सिंग होगी। तो नेटवर्क लेयर पे डिस्पाइट ट्रांसपोर्ट लेयर पे कोई भी प्रोटोकॉल यूज हुआ हो, उसको इनकैप्सुलेट वो करता है, किस चीज में मल्टीप्लेक्स करता है, एक लॉजिकल आईपी एड्रेस के साथ। जाहिर है कोई भी मैसेज जो होगा उसके साथ एक हेडर अटैच होगा, और उसके साथ उसका असाइन होगा एक आईपी एड्रेस। डीमल्टीप्लेक्सिंग के स्टेज में अब ये डिलीवर हो गया डेस्टिनेशन पे मैसेज, तो सबसे पहले वो आईपी जो है वो डीमल्टीप्लेक्स होगा, फिर उसको जो डाटा इसमें से अब जो टीसीपी प्रोटोकॉल के जरिए यूज हुआ है वो उसको असाइन कर देगा डिकैप्सुलेट करके, और यूडीपी वाला डाटा यूडीपी को दे देगा डिकैप्सुलेट करके। टीसीपी फिर प्रोटोकॉल क्या करेगा, ये फर्दर जो उसके पास मैसेज है जो जिन जिन एप्लीकेशंस के लिए मेंट है उनको दे देगा। जैसे टीसीपी ने मैसेजेस देने हैं, जैसे फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के लिए है और एचटीटीपी के लिए है जो मैसेज, वो उनको दे दिया। और यूडीपी के पास जो वो था आया था पैकेट, या फिर जो भी पैकेट रिसीव हुआ था वो उसको फॉरवर्ड करेगा। जैसे डीएनएस का था पैकेट तो उसको फॉरवर्ड कर देगा डोमेन नेम सिस्टम को या सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल को। तो आप देख रहे हैं कि प्रोटोकॉल हर एक लेयर असल में क्या है, एक ग्रुप ऑफ प्रोटोकॉल्स है जो कि यूजर को सर्विसेज प्रोवाइड करती है, और हर एक डिफरेंट तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करती है। कुछ प्रोटोकॉल्स कुछ के साथ कोलैबोरेट करते हैं, कुछ प्रोटोकॉल्स कुछ के साथ कोलैबोरेट करते हैं। तो इस तरीके से ये एक सिस्टम है जो कि चलता रहता है। तो सेंडिंग एंड पे इस तरीके से प्रोटोकॉल्स के जरिए चीजों को ग्रुप कर देना, तो हम कहते हैं ये मल्टीप्लेक्सिंग है। और डेस्टिनेशन एंड पे उसको डीमल्टीप्लेक्स कर देना, या उसको वो कर देना, डिकैप्सुलेट करके ऊपर अपने कॉरेस्पॉन्डिंग एप्लीकेशन तक पहुंचाना, हम कहते हैं कि ये क्या है, डीमल्टीप्लेक्सिंग का प्रोसेस है। टू बी एबल टू मल्टीप्लेक्स एंड डीमल्टीप्लेक्स, प्रोटोकॉल को चाहिए क्या क्या चाहिए, प्रोटोकॉल को चाहिए कि उसके पास एक ऐसा हेडर हो जो कि आइडेंटिफाई कर सके कि
जो ये पैकेट है ये किस प्रोटोकॉल को बिलोंग करता है। फॉर एग्जांपल हेडर से ही हमें पता लगा ना, जैसे पीछे स्लाइड पे मैं आपको दिखाऊं, ये डायग्राम में हमें हेडर से ही पता लगा ना, जैसे टीसीपी के पास था, टीसीपी का हेडर था, तो हमें पता लगा कि इसने आगे डाटा एफटीपी को या एचटीटीपी को देना है। ये डाटा कभी भी डीएनएस को या एसएनएमपी को नहीं देगा, क्योंकि इनका आपस में प्रोटोकॉल्स का कोलैबोरेशन नहीं है, इसने जाना ही इसके पास है, पोर्ट नंबर ही इसको उसका असाइन किया गया है। At the transport layer, either UDP, User Datagram Protocol, or TCP can accept a message from several application layer protocols. Depend करता है किसका collaboration किसके साथ है. Network layer पे IP जो है वो segment TCP से भी accept करेगा, UDP से भी accept करेगा, क्योंकि network layer पे ये एक ही protocol काम कर रहा है. IP can also accept a packet from other protocols. ये बाकी protocols से भी accept करता है TCP और UDP के अलावा, जैसे ICMP है, IGMP है, और भी बहुत सारे protocols हैं जिनसे ये एक्सेप्ट करता है। डेटा लिंक लेयर पे एक फ्रेम जो है वो एक पेलोड को कैरी करेगा, और वो कहाँ से आएगा, आईपी से, जो कि ऊपर से जाहिर नेटवर्क से आ रहा है तो आईपी से आएगा, या इसके अलावा जैसे अगर एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल यूज किया गया है नेटवर्क लेयर पे तो उससे भी आ सकता है। बहरहाल नेटवर्क लेयर से जो भी प्रोटोकॉल होगा उससे एफिलिएट होके एक फ्रेम हमारे पास आएगा डेटा लिंक लेयर पे। तो ये था हमारे पास सारा इनकैप्सुलेशन और डिकैप्सुलेशन का। अब हम डिस्कस करेंगे ओएसआई मॉडल। ओएसआई मॉडल आपके पास क्या है, आपके पास ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल है, और जब हमारे पास मेन पर्पस इस टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल सूट का या ओएसआई मॉडल का यही था कि जब भी दो कंप्यूटर्स आपस में कम्युनिकेट करते हैं, अगर तो वो कंपैटिबल नहीं है, जैसे उनका हार्डवेयर कंपैटिबल नहीं है या उनकी चीजें आपस में कंपैटिबल नहीं है, फिर भी उनके पास ऐसा रास्ता होना चाहिए, कोई ऐसे एग्रीड अपॉन रूल्स होना चाहिए कि वो आपस में कम्युनिकेट कर सके। इसी पर्पस के लिए टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल सूट बनाया गया और ओएसआई मॉडल की तजवीज दी गई। मतलब जब टीसीपी आईपी को एक क्विकली एक वो करके इम्प्लीमेंट कर दिया गया, ये सोच के कि हम एक डिटेल्ड मॉडल बनाएंगे ओएसआई मॉडल के नाम से, और उसमें 7 लेयर्स होंगे और हर एक लेयर्स की अपनी डिफरेंट फंक्शनैलिटीज होंगी, और वो बहुत मोर एफिशिएंटली वर्क करेंगी एज कम्पेयर टू टीसीपी आईपी। तो जब टीसीपी आईपी इम्प्लीमेंट किया गया और ओएसआई पे वर्किंग स्टार्ट कर दी गई। व्हेन स्पीकिंग ऑफ इंटरनेट, हर एक जो है टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल सूट के बारे में बात करता है। दिस सूट इज नॉट द ओनली सूट ऑफ प्रोटोकॉल्स डिफाइंड, क्योंकि जब ये इम्प्लीमेंट हुआ तो साथ ही जो है ओएसआई मॉडल पे काम शुरू किया किसने, 1947 में आईओएस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, ये एक मल्टीनेशनल बॉडी है जो कि वर्ल्ड वाइड स्टैंडर्ड्स को और एग्रीमेंट्स को जो है वो इम्प्लीमेंट करती है। इन्होंने काम स्टार्ट किया ओएसआई मॉडल पे। Almost 3/4 of the countries in the world are represented in ISO. ISO में मतलब दुनिया का 3/4 जितने भी कंट्रीज हैं वो इसमें वो है हिस्सा लेती हैं। ISO standard that covers all aspects of network communication is open system interconnection. Open system interconnection model क्या है, ये वो OSI मॉडल है जो कि 1970s में जो है ये इंट्रोड्यूस हुआ था। अब क्या है ये एन ओपन सिस्टम, ये सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स है जो कोई भी 2 डिफरेंट सिस्टम्स को कम्युनिकेशन के लिए अलाउ करेगा, रिगार्डलेस कि उनका नीचे का आर्किटेक्चर क्या है, चाहे वो कंपैटिबिलिटी इनकी हो ना हो, कोई भी आर्किटेक्चर हो मसला नहीं है, इनके दरमियान ये ऐसी प्रोटोकॉल सेट करेगा कि ये आपस में कम्युनिकेट कर सकें। द पर्पस ऑफ ओएसआई मॉडल इज टू शो हाउ टू फैसिलिटेट communication between different systems without requiring changes to the logic of the underlying hardware or software. इस तरीके से कम्युनिकेशन पॉसिबल बनानी थी अनकम्पैटिबल डिवाइसेस के दरमियान कि उन अनकम्पैटिबल डिवाइसेस का नीचे का हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर ना चेंज करना पड़े, बल्कि उनके ऊपर एक ऐसी चीज डिप्लॉय की जाए जैसे जिसके जरिए ये आपस में कंपैटिबल हो जाए। ओएसआई मॉडल खुद एक प्रोटोकॉल नहीं है, ये एक मॉडल है जिसके जरिए हम लोग नेटवर्क की डिजाइन को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, आर्किटेक्चर को अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये कैसे हम लोग इसको फ्लेक्सिबल बना सकते हैं, कैसे इसको स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, या कैसे इसमें interoperability ला सकते हैं। OSI model was intended to be the basis for the creation of protocols in the OSI stack. OSI मॉडल को इसलिए बनाया गया ताकि OSI के स्टैक में जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं उनका भरपूर जो है वो फायदा लिया जाए। अच्छा, अब ये आपके पास OSI मॉडल है, ये क्या है, लेयर्ड फ्रेमवर्क है for the design of network systems that allows communication between all types of computer systems.
It consists of 7 layers but related layers, each of which defines a part of the process of moving information across the network. अब जिस तरीके से हमारे पास 5 लेयर का TCP/IP मॉडल इंप्लीमेंटेड है, अब उस तरीके से आप OSI मॉडल को कंसीडर करें। क्या है? फिजिकल लेयर है, डेटा लिंक लेयर है, नेटवर्क लेयर है, ट्रांसपोर्ट लेयर है। ठीक है, यहाँ तक आपको पता है। बीच में हमारे पास ये सेशन है, प्रेजेंटेशन है, ये 2 न्यू लेयर्स इंट्रोड्यूस हुए हैं। और फिर हमारे पास एप्लीकेशन लेयर है जिसका आपको ऑलरेडी पता है। 7 लेयर मॉडल है इसमें। तो आप देख रहे हैं कि आपके पास 2 लेयर्स जो एक्स्ट्रा हैं, उसमें एक प्रेजेंटेशन लेयर है और एक सेशन लेयर है। एप्लीकेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक, फिजिकल, सबका पर्पस, सबका काम, सबका वर्किंग सब कुछ सेम है जैसे कि TCP/IP का है। जो 2 न्यू लेयर्स ऐड हुई हैं, सेशन लेयर्स का काम है कि आपके पास 2 जो सोर्स और डेस्टिनेशन है उनके दरमियान सेशन क्रिएट करना, और प्रेजेंटेशन लेयर का काम है कि डाटा को, एप्लीकेशन को अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना और एप्लीकेशन का डाटा सेशन को और नीचे लेयर्स को अच्छे से प्रेजेंट करना है। अब इसको जरा फर्दर डिस्कस करते हैं, कंपेयर करते हैं हम इसको TCP/IP से। अब आप देख रहे हैं कि TCP/IP को और OSI को जब साथ साथ कंपेयर करते हैं, we see कि these 4 layers are the same, और यहाँ पे 3 layers हैं और यहाँ पे only 1 layer है। फर्क ये है कि TCP/IP प्रोटोकॉल स्यूट में एप्लीकेशन लेयर का काम, प्रेजेंटेशन लेयर का काम और सेशन लेयर का काम, तीनों का तीनों काम जो है वो एप्लीकेशन लेयर ही करती है। ठीक है, तो यहाँ पे सेवरल एप्लीकेशन प्रोटोकॉल्स हैं जो कि इन तीनों को हैंडल करती है। ट्रांसपोर्ट पे जाहिर है ट्रांसपोर्ट लेयर के प्रोटोकॉल्स होंगे, नेटवर्क लेयर पे एक तो आईपी होगा और साथ में कुछ हेल्पिंग प्रोटोकॉल्स होते हैं जैसे एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल है या रार्प है या मुख्तलिफ अदर प्रोटोकॉल्स हैं। और डाटा लिंक और फिजिकल का तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि इनके स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स नहीं है, क्योंकि ये लोकली कनेक्टेड होते हैं, तो हर एक का अपना डाटा लिंक का प्रोटोकॉल होता है, लैन वैन का हर एक का अपना जो है होता है, और फिजिकल का तो होता ही नहीं है प्रोटोकॉल, सिंस ये बिट स्ट्रीम जो है वो होती है इसमें। अच्छा, when we compare the two models, we find 2 layers, session and presentation, are missing from the TCP/IP protocol suite. इसमें नहीं है। These 2 layers were not added to the TCP/IP protocol suite after the publication of the OSI model. यहाँ तक कि जब TCP/IP के काफी अरसे बाद जब OSI मॉडल को पब्लिश भी कर दिया गया, उसके बावजूद भी 2 लेयर्स एक्स्ट्रा TCP/IP suite में नहीं ऐड की गई। क्यों? क्योंकि the application layer in the suite is usually considered to be the combination of 3 layers in OSI model, क्योंकि ये already इन 3 layers का काम कर रही थी। तो that's why जरूरत नहीं महसूस की गई कि हम जो है इसमें मजीद 2 layers ऐड की जाए। हुआ ये था, तय ये हुआ था कि जब हमारे पास OSI मॉडल बन जाएगा और 7 लेयर आर्किटेक्चर आ जाएगा, तो उसमें हर लेयर के लिए बहुत ही जबरदस्त किस्म के प्रोटोकॉल्स होंगे, एफिशिएंसी उसमें बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, और हम लोग फिर वो TCP/IP के स्यूट को हटा के, ऑब्सोलीट करके, खत्म करके OSI के मॉडल को इम्प्लीमेंट कर देंगे। बट ऐसा हुआ नहीं। इसकी भी रीजंस अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, बट मेन यही था कि विद टाइम TCP/IP इतना पॉपुलर हो गया और इतना वाइडली इम्प्लीमेंट हो गया और इतना पैसा और इतना कॉस्ट इसमें लग गया कि फिर इवन दो ऐसा बन गया, इवन दो उसमें प्रोटोकॉल्स भी आए, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा भी आए, बट लोग उस तरफ फिर वापस गए नहीं। वो इतना यूज टू हो गए थे TCP/IP के साथ। टू रीजंस वर मेंशन्ड फॉर दिस। किस चीज के लिए कह रहे हैं? The application layer in the suite is usually considered to be the combination of 3 layers. Application आपके पास क्यों नहीं 2 extra layers ऐड की गए? उसकी रीजन ये है, TCP/IP has more than one transport layer protocol. ठीक है, OSI में आपके पास एक IP प्रोटोकॉल था जो कि एक आपके पास प्रोटोकॉल है जो कि ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम कर रहा है, while TCP/IP में आपके पास TCP है, UDP है, SCTP है। Some other functionalities of the session layer are available in some of the transport layer protocols. Second, the application layer is not the only piece of software. Many application can be developed at this layer. हुआ ये कि layers को इसलिए एक्स्ट्रा ऐड नहीं किया गया कि एप्लीकेशन लेयर में जो प्रोटोकॉल्स हैं, कभी कभी हमें अगर हम इन लेयर्स को अलग अलग कर देते तो वो जो प्रोटोकॉल्स की वो एफिशिएंसी और फंक्शनैलिटी ना रहती, क्योंकि वो जो प्रोटोकॉल्स हैं वो आपको एप्लीकेशन की भी सर्विसेज दे रहा होता है, एट टाइम्स प्रेजेंटेशन की भी और सेशन की भी। तो एक लेयर में सबको इकट्ठा करके वो एक प्रोटोकॉल डिप्लॉय करना इज मच बेटर देन डिप्लॉइंग द सेम प्रोटोकॉल सेपरेटली इन ऑल द 3 लेयर्स। एक तो ये रीजन है।
if some of the functionalities mentioned in the session and presentation layers are needed for a particular application, जैसे अगर सिर्फ application layer होती और सेशन और प्रेजेंटेशन लेयर अलग होती, और फिर किसी सॉफ्टवेयर में हमें एप्लीकेशन लेयर पे ही इन दोनों की फंक्शनैलिटीज चाहिए होती, लेकिन हम ना दे पाते। क्यों? क्योंकि सेशन का अपना हिस्सा ही अलग है, प्रेजेंटेशन का अपना हिस्सा ही अलग है। दैट्स व्हाई उनको क्या करना पड़ता, फिर वो जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इनको चाहिए थी वो फिर सॉफ्टवेयर में उनको डालना पड़ता, फिर दे कैन बी इंक्लूडेड इन द पीस ऑफ सॉफ्टवेयर, ये करना पड़ता फिर। बट इन चीजों की वजह से वो टीसीपी/आईपी इतना प्रैक्टिकल हो चुका था कि वो वापस फिर आए ही नहीं। OSI model appeared after the TCP/IP protocols were. Most experts were first excited and thought that TCP/IP protocol would be fully replaced by OSI model, क्योंकि जितना इसका हाइप किया गया था कि एप्लीकेशन लेयर पे इतने इतने प्रोटोकॉल्स होंगे और प्रेजेंटेशन पे ऐसे ऐसे प्रोटोकॉल्स होंगे, तो काफी एक्सपर्ट्स का ख्याल ये था कि ये कंप्लीटली इसको रिप्लेस कर देगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 3 रीजंस जिसपे तमाम एक्सपर्ट्स एग्री करते हैं कि क्यों ऐसा नहीं हुआ। फर्स्ट, जब OSI कंप्लीट हुआ, TCP वाज फुली इन प्लेस। इतना टाइम, इतना पैसा, इतना सब कुछ इस पे लग चुका था कि पीपल डिड नॉट वांटेड टू गो बैक टू इट। Secondly, some layers in the OSI model were never fully defined. जैसे आपके पास मैंने बताया ना कि सेशन और प्रेजेंटेशन को बहुत ही पॉपुलर तो कर दिया गया, लेकिन उसमें जो एक्चुअल प्रोटोकॉल्स बताए गए थे कि इसके लिए डिफाइन होंगे, वो लिस्ट तो किए गए थे लेकिन डिफाइन नहीं हुए थे, पूरे डिस्क्राइब नहीं हुए थे कि ऐसे प्रोटोकॉल्स होंगे और ऐसी उनकी वर्किंग होगी। तो देखने में तो वो कंप्लीट था डॉक्यूमेंटेड वर्जन में, थ्योरी में, बट प्रैक्टिकलिटी में इनके पास प्रेजेंटेशन और सेशन के लिए कोई ऐसे इम्प्लीमेंटेबल प्रोटोकॉल्स अवेलेबल नहीं थे। Thirdly, OSI was implemented by an organization in a different application. It did not show a high enough level of performance to entice the Internet Authority to switch from TCP/IP to OSI model. चेकिंग के लिए जब इसको इम्प्लीमेंट किया गया OSI को, उन्होंने बिल्कुल एक अलग एप्लीकेशन पे इसको इम्प्लीमेंट किया, इसकी वर्किंग दिखाने के लिए, जिससे ये नहीं पता लगा कि अगर इसको इधर इम्प्लीमेंट करेंगे तो इसकी एफिशिएंसी पे कितना फर्क पड़ेगा या ये कितना बेहतर परफॉर्म करेगा, जिसकी वजह से कम्युनिटी जो है वो इतना खास इंटरेस्टेड नहीं हुई कि वो इतना टाइम और पैसा और सब कुछ लगाने के बाद वो वापस TCP/IP को छोड़ के जो है OSI की तरफ जाए। तो ये वजह थी कि OSI मॉडल का लैक ऑफ सक्सेस की। तो ये हमारे पास OSI मॉडल के बारे में था सारा का सारा। यहाँ पे आपका जो है वो प्रीरिक्विजिट्स वाला सेक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाता है, और मैं आपको भी वापस जोड़ूंगी लेक्चर 1-2 में, जब मैंने आपके साथ फिजिकल लेयर डिस्कस किया था, बिट लेंथ तक हमने डिस्कस किया था, और हम वापस उसकी तरफ आते हैं। हमने ट्रांसमिशन ऑफ एनालॉग सिग्नल्स डिस्कस कर लिया था, और हम डिस्कस करेंगे ट्रांसमिशन ऑफ डिजिटल सिग्नल्स। अच्छा, डिजिटल सिग्नल्स की ट्रांसमिशन क्या होगी? डिजिटल सिग्नल चाहे वो पीरियोडिक हो, नॉन पीरियोडिक हो, वो असल में क्या है? कंपोजिट एनालॉग सिग्नल है, जिसकी फ्रीक्वेंसीज 0 से लेके इंफिनिटी तक जो है वो चलती हैं। फंडामेंटल क्वेश्चन ये है कि अगर हमने एक पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ डिजिटल सिग्नल भेजना है तो उसको कैसे भेजा जाएगा? इसके 2 तरीके हैं, या तो हम बेस बैंड ट्रांसमिशन यूज करेंगे और या तो हम ब्रॉडबैंड ट्रांसमिशन यूज करेंगे। जो लोग घर में इंटरनेट और वो यूज करते हैं DSL वगैरह, तो ब्रॉडबैंड के नाम से तो वो काफी फेमिलियर होंगे, बेस बैंड शायद आप लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए न्यू होगा। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट्स को आज हम लोग स्टडी करेंगे। बेस बैंड ट्रांसमिशन क्या होता है? बेस बैंड ट्रांसमिशन का मतलब ये होता है, ट्रांसमिशन का जनरल मतलब ये होता है कि हम लोग सिग्नल को सेंड कर रहे हैं। अब हम डिजिटल सिग्नल्स की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम डिजिटल सिग्नल को सेंड कर रहे हैं। बेस बैंड ट्रांसमिशन क्या है कि सेंडिंग अ डिजिटल सिग्नल ओवर अ चैनल विदाउट चेंजिंग द डिजिटल सिग्नल टू एन एनालॉग सिग्नल। अभी तक हम इस तरह ही पढ़ते रहे हैं ना कि डिजिटल सिग्नल है, तो अगर हमने इसको मीडियम पे भेजना है तो उस डिजिटल को पहले कन्वर्ट किया जाएगा किसमें? एनालॉग में, ताकि वो इलेक्ट्रिकल पल्सेस में कन्वर्ट हो जाए और वो आपके पास मीडियम के ऊपर ट्रेवल कर सके, सो दैट वो डेस्टिनेशन को भेजा जा सके। लेकिन बेस बैंड ट्रांसमिशन हमारे पास इस किस्म की ट्रांसमिशन है कि आप डिजिटल सिग्नल को ट्रांसमिट कर रहे हैं फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, बट विदाउट कन्वर्टिंग इट टू एनालॉग सिग्नल। बल्कि डिजिटल जो है वो डायरेक्ट एज इट इज जो है उस चैनल पे ट्रेवल करेगा। बेस बैंड ट्रांसमिशन कैसे ट्रेवल करेगा? बेस बैंड ट्रांसमिशन में हमारे पास एक चीज चाहिए होगी जिसके जरिए डिजिटल सिग्नल ट्रेवल कर पाएगा, और वो एक चीज क्या है? उसको हम कहते हैं लो पास चैनल। लो पास चैनल क्या होता है? वो चैनल जिसका बैंडविड्थ स्टार्ट होता है 0 से। ठीक है,
बैंडविड्थ क्या होता है किसी भी चैनल का? बैंडविड्थ हमारे पास, आपको मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में, इट इज रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, अब रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज नॉर्मली जब हम लोग केबल्स के साथ डील करते हैं तो ये जो रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज होती है ये इट डज नॉट नेसेसरीली स्टार्ट विद जीरो, बल्कि जीरो से बहुत कम ऐसा होता है कि कोई केबल आपको ये फैसिलिटी दे रही हो कि आपकी जो रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी है वो जीरो से स्टार्ट हो, बल्कि वो आगे जाके किसी उससे स्टार्ट होगी। जैसे फॉर एग्जांपल इट कुड स्टार्ट फ्रॉम 20, इट कुड स्टार्ट फ्रॉम 25, बट जीरो से बहुत मुश्किल है, बहुत कम स्टार्ट होते हैं। सो अ काइंड ऑफ चैनल जिसको हम लो पास चैनल कहते हैं, वो आपको ये फैसिलिटी देता है कि बैंडविड्थ उसका स्टार्ट होता है जीरो से। ठीक है, अब डिजिटल के लिए जीरो इसलिए जरूरी है क्योंकि डिजिटल आपको पता है किस तरह काम करता है। इट वर्क्स बिट्स ऑन लैंड्स पे काम करता है, 1 और 0 पे काम करता है। सो फॉर डिजिटल जीरो का होना भी जरूरी है और 1 का होना भी जरूरी है। मैंने उल्टा लिख दिया। A land is a zero and a pit is a zero and a land is a 1। तो जीरो का होना बहुत जरूरी है डिजिटल सिग्नल के ट्रांसमिशन के लिए। तो लो पास चैनल ऐसा चैनल है जिसका बैंडविड्थ स्टार्ट होता है जीरो से। तो ये आपके पास, जैसे ये आपके पास एग्जांपल है, ये जो पिक्चर बनी हुई है ये लो पास चैनल है, और ये दो, ये सोर्स है और ये डेस्टिनेशन है, और सिग्नल जो है वो डिजिटल ही ट्रेवल कर रहा है। यू कैन सी डिजिटल सिग्नल स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? जीरो से। ठीक है, एंड दिस इज अ 1 अगेन जीरो पे जा रहा है। तो आपके पास डिजिटल सिग्नल ही ट्रेवल करता है। This is the case if we have a dedicated medium with a bandwidth constituting only one channel. बेसबैंड ट्रांसमिशन सिर्फ और सिर्फ तब पॉसिबल होगी जब दो नोड्स के दरमियान जो चैनल होगा वो डेडिकेटेड होगा। डेडिकेटेड होगा मतलब पॉइंट टू पॉइंट होगा, इस चैनल को कोई और शेयर नहीं कर सकता। ओनली देन कैन अ चैनल प्रोवाइड यू विद अ बैंडविड्थ व्हिच स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो। ठीक है, तभी वो आपको एक लो पास चैनल जो है प्रोवाइड हो सकता है। फॉर एग्जांपल इंटायर बैंडविड्थ ऑफ अ केबल कनेक्टिंग टू कंप्यूटर्स इन वन सिग्नल चैनल, जैसे दो कंप्यूटर्स हैं एक सिंगल चैनल से कनेक्टेड हैं, ये आपको लो पास चैनल दे सकता है। या फॉर एग्जांपल अगर बस टोपोलॉजी है, उसमें अगर बस को इस तरह लिमिट कर दें हम लोग कि एक टाइम पे सिर्फ दो स्टेशन आपस में कम्युनिकेट करेंगे, तो जाहिर है वो पूरी की पूरी बस लाइन उन दोनों के आपस में डेडिकेटेड हो जाएगी। तो उस केस में भी फिर हम जो है एक लो पास चैनल प्रोवाइड कर सकते हैं। फिगर 3.20 शोज टू लो पास चैनल्स। ये दो लो पास चैनल्स बताए गए हैं, एक का वाइड बैंडविड्थ है, एक का नैरो बैंडविड्थ है, लेकिन दोनों का लो पास चैनल है। ये देख रहे हैं आप, स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? जीरो से हो रहा है, दिस विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ डिजिटल सिग्नल। अच्छा, वाइड का बैंड का ये होगा, इसका मतलब है कि जीरो से लेके रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज बहुत ज्यादा है, मतलब किसी स्पेसिफिक नंबर तो है तक है, तो ये आपके पास चैनल जाहिर है वाइड हो जाता है, बैंडविड्थ वाइड हो जाती है। और इसमें अगेन बिगिनिंग फ्रॉम जीरो, बट नैरो बैंडविड्थ है, बैंडविड्थ कम है, तो यहाँ पे आके ये खत्म हो रहा है। We need to remember that a low pass channel with infinite bandwidth is ideal, but we cannot have such a channel in real life। ये बात हम जहन में रख सकते हैं कि इन्फिनिट मतलब एक आइडियल लो पास चैनल क्या होगा कि फ्रीक्वेंसी आपकी जीरो से स्टार्ट हो रही है और वो इन्फिनिटी तक जा रही है, मतलब उसकी बैंडविड्थ रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज एंड ही नहीं हो रही। लेकिन आपको पता है कि रियल लाइफ में ऐसा मुमकिन नहीं है कि कोई भी ऐसा चैनल हो कि उसकी फ्रीक्वेंसीज खत्म ही ना हो। तो रियल लाइफ में हम वी कैन गेट क्लोजर, हम करीब करीब जा सकते हैं, बट वी कैन नॉट गेट एग्जैक्टली कि हमारे पास एग्जैक्टली इन्फिनिटी तक जाए, ये मुमकिन नहीं है। अच्छा, ब्रॉडबैंड ट्रांसमिशन को अब डिस्कस करते हैं। अब अभी तक हमने बेस बैंड डिस्कस किया। बेस बैंड आपके पास क्या है? आपके पास ट्रांसमिशन है डिजिटल सिग्नल की, और इस तरह से ट्रांसमिशन है कि आप जो है जीरो फ्रीक्वेंसी आपके पास अवेलेबल हो बैंडविड्थ पे। ब्रॉडबैंड ट्रांसमिशन क्या है? इसको हम मॉड्यूलेशन भी कहते हैं। अब ये टिपिकल तरीका है आपके पास कि डिजिटल सिग्नल को पहले एनालॉग में कन्वर्ट करो और फिर उसको ट्रांसमिट करो, और इस प्रोसेस को हम मॉड्यूलेशन कहते हैं कि डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट कर रहे हैं और एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करेंगे। मॉड्यूलेशन हमें क्या अलाउ करती है? बैंड पास चैनल को यूज करने की। अब सिंस हमारे पास एक आइडियल सिचुएशन या सिनेरियो होना बहुत मुश्किल है कि जीरो से स्टार्ट हो इन्फिनिटी तक जाए, या जीरो से स्टार्ट हो तो काफी वाइड बैंड आपको मिले, तो मोस्टली अवेलेबिलिटी हमारे पास होती है बैंड पास चैनल की। लेकिन वो एक ऐसा चैनल होता है जिसमें आपके पास फ्रीक्वेंसीज, रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज या बैंडविड्थ तो होती है, लेकिन इट विल नॉट बिगिन फ्रॉम जीरो, क्योंकि एक आइडियल सिचुएशन आपके पास नहीं होती। दिस टाइप ऑफ चैनल इज मोर अवेलेबल, ये आपके पास ज्यादा अवेलेबल है। फिगर 3 पॉइंट, जैसे ये एक
बैंड पास चैनल है और ये एम्पलीट्यूड शो कर रहा है, ये कोई फ्रीक्वेंसी शो कर रहा है, तो आप देख रहे हैं कि 0 से स्टार्ट नहीं हो रही फ्रीक्वेंसी, बल्कि आगे जाके किसी पॉइंट से स्टार्ट हो रही है और आगे जाके किसी पॉइंट पे खत्म हो रही है। इस किस्म के चैनल को हम कहते हैं कि ये क्या है, बैंड पास चैनल है। Note that low pass channel can be considered a band pass channel with lower frequency starting at 0. एक लो पास चैनल को बैंड पास चैनल हम कंसिडर कर सकते हैं अगर तो उसके पास ये फैसिलिटी हो कि अगर वो आपको 0 से फ्रीक्वेंसीज प्रोवाइड कर सकती है, और अगर नहीं प्रोवाइड कर सकता तो वो टिपिकल आपके पास बैंड पास चैनल होगा। अच्छा, ब्रॉडबैंड ट्रांसमिशन में क्या है, अगली फिगर में हम देखेंगे मॉड्यूलेशन ऑफ अ डिजिटल सिग्नल। फिगर में आप देखेंगे कि डिजिटल सिग्नल जो है ये एक कन्वर्ट किया जा रहा है इसको एनालॉग सिग्नल में, जो कि कंपोजिट एनालॉग सिग्नल होगा, व्हिच मींस इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिग्नल्स। फिर उसको जब कन्वर्ट कर रहे हैं तो मॉड्यूलेशन में क्या टेक्निक यूज कर रहे हैं कि एक सिंगल फ्रीक्वेंसी एनालॉग सिग्नल जिसको हम कैरियर कह रहे हैं वो यूज किया जा रहा है, एंड द एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर उसको इस तरीके से चेंज कर रहे हैं कि उसकी लुक या उसकी शक्ल ऐसे आए जैसे वो डिजिटल सिग्नल की तरह हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपके पास ये एक डिजिटल सिग्नल है, ठीक है, और फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास एक नॉर्मल एनालॉग सिग्नल सिर्फ यूं होता है, ठीक है, तब इसको थोड़ा सा डिजिटल की लुक देने के लिए क्या होगा, यहाँ से मैं इसको हाई कर दूं और यहाँ से फिर इसको मैं लो कर यूं एम्पलीट्यूड को चेंज कर दूं, ठीक है, फिर मैं एम्पलीट्यूड को इंक्रीज कर दूं और फिर मैं एम्पलीट्यूड को कम कर दूं, तो ये इसकी लुक कैसे आएगी, इसकी लुक आएगी ऐसे, मतलब लुक में ये तकरीबन डिजिटल की तरह आएगी, ठीक है। द रिजल्ट हाउएवर इज नॉट अ सिंगल फ्रीक्वेंसी सिग्नल, ये कंपोजिट सिग्नल होगा, जाहिर है। रिसीवर में एनालॉग सिग्नल इसको जब डिजिटल में कन्वर्ट किया जाएगा तो ये देखेंगे आपके इट वुड बी द एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ व्हाट हैज बीन सेंट। तो ये एम्पलीट्यूड चेंज करने से सो दैट इट लुक्स मोर लाइक द डिजिटल सिग्नल, इससे ये फायदा होगा कि ये आपको इट विल द रिजल्ट विल बी द रेप्लिका ऑफ व्हाट हैज बीन सेंट, जो कि भेजा गया है उसका एग्जैक्ट रेप्लिका होगा। इफ द अवेलेबल चैनल इज अ बैंड पास चैनल, we cannot send the digital signal directly to the channel. We need to convert digital signal to analog signal. अगर हमारे पास जो है अवेलेबल चैनल है वो बैंड पास है, इसका मतलब है कि हम लोग डिजिटल सिग्नल को नहीं भेज सकते, तो फिर हम लोगों को यही मॉड्यूलेशन की टेक्निक यूज करनी पड़ेगी। ये देखेंगे, ये एग्जांपल है, इनपुट पे ये आपके पास डिजिटल सिग्नल है, ठीक है, ये आपका डिजिटल से एनालॉग कन्वर्टर है, इसने इस इनपुट को कन्वर्ट किया और ये देखें इस तरीके से कन्वर्ट किया इसको सो दैट इट लुक्स लाइक द डिजिटल सिग्नल, मतलब ये है तो नहीं बट इट गिव्स द लुक ऑफ दैट। और फिर ये बैंड पास चैनल के थ्रू ये गुजरा, बैंड पास इज द चैनल जो कि आपको 0 फ्रीक्वेंसी नहीं दे सकता, इसकी रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी यहाँ से यहाँ तक है, इट्स नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम 0, और यहाँ से जाके जब ये आउटपुट पे जाएगा तो ये सेम तकरीबन रिसीव होगा, इट विल बी द एग्जैक्ट रेप्लिका, और जब ये कन्वर्ट होगा वापस एनालॉग टू डिजिटल, सो इट विल बी द एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ व्हाट हैज बीन सेंट, तो जो भेजा गया वही रिसीव हुआ। एंड दिस इज द मेन एम ऑफ द ट्रांसमिशन, कि आपको जो भेजा जाए बस वही जो है आपको रिसीव हो एट द रिसीविंग एंड। अच्छा, लास्ट टॉपिक हमारे आज के लेक्चर का है ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट। ये जो हम जितनी भी ट्रांसमिशंस और सिग्नल्स ये हम भेजते हैं, हमारा मेन एम मोस्टली यही होता है कि जो भेजा जाए वही रिसीव हो, कि ट्रांसमिशन में आपके फर्क ना आए, ठीक है, बट स्टिल देयर आर कंडीशंस, और आपके पास ऐसे सिनेरियोज आ जाते हैं जिसकी वजह से आपका जो वो सिग्नल है वो जो इस तरीके से नहीं पहुंच पाता डेस्टिनेशन पे, इसको हम कहते हैं इम्पेयरमेंट। मतलब जो चीज हमने ट्रांसमिशन के लिए सोची थी कि इसको ऐसे भेजेंगे और ऐसे ये रिसीव होगा, वो उस तरीके से नहीं रिसीव हो पाता, इस चीज को हम कहते हैं इम्पेयरमेंट। क्या होता है ये, सिग्नल ट्रेवल्स थ्रू ट्रांसमिशन मीडिया विच आर नॉट परफेक्ट, ट्रांसमिशन मीडिया जाहिर है परफेक्ट नहीं हो सकता, ठीक है, और ये इम्परफेक्शन जो है ये सिग्नल को इम्पेयर कर देती है, सॉरी, सिग्नल को इम्पेयर कर देती है, मतलब उसमें फर्क डाल देती है। This means that the signal at the beginning of the medium is not the same as the signal at the end of the medium. मतलब जो स्टार्ट में भेजा गया मीडियम के वो चीज नहीं होती जो कि एंड ऑफ द मीडियम पे रिसीव होती है। सिंपली स्पीकिंग, व्हाट इज सेंट इज नॉट व्हाट इज रिसीव्ड, ठीक है। अब इस इम्पेयरमेंट के 3 कॉजेज डिस्क्राइब किए गए हैं, एक है एटेन्युएशन, नेक्स्ट इज डिस्टॉर्शन एंड नेक्स्ट इज नॉइज। बिल्कुल ब्रीफली अब हम ये 3 डिस्कस करेंगे, डिटेल्स में नहीं जाएंगे बिकॉज आपका जो एक कोर्स है इट्स अबाउट गिविंग द कॉन्सेप्ट्स, तो अभी सिर्फ इसके कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे कि क्या ये हैं चीजें जो कि सिग्नल्स को इम्पेयर करने में इनका हाथ होता है।
फर्स्ट हम लोग एटेन्युएशन को डिस्कस करेंगे, सिंस आप लोग ऑलरेडी जो है इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, इससे आप लोग को पहले से पता होगा एटेन्युएशन का मतलब होता है लॉस ऑफ एनर्जी। जैसे अगर हम लोग अक्सर आपने देखा होगा कि कोई भी चीज अगर हम इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट यूज करते हैं ज्यादा ड्यूरेशन के लिए, तो वो जो तार है, जो वो केबल है, वो इट बिकम्स वार्म, ठीक है, गर्म हो जाती है। इट मीन्स कि आपकी जो सिग्नल है इट इज डिसिपेटिंग इनटू हीट। इसका मतलब है कि वो अपनी एनर्जी को लूज कर रही है, सही है। सो एटेन्युएशन मीन्स लॉस ऑफ एनर्जी। व्हेन जब कोई सिग्नल, चाहे वो सिंपल सिग्नल हो या फिर कंपोजिट सिग्नल हो, वो ट्रेवल करेगा मीडियम के थ्रू। जब वो ट्रेवल करता है तो विद डिस्टेंस जितना वो ट्रेवल कर रहा है, इट लूजेस इट्स एनर्जी, ठीक है। अब loses its energy in overcoming the resistance of the medium. That is why a wire carrying electrical signal gets warm. आपने देखा होगा यही वजह है कि जो भी वायर इलेक्ट्रिकल सिग्नल कैरी करती है वो गर्म हो जाती है कुछ टाइम के बाद। Some of the electrical energy in the signal is converted into heat. ठीक है, मतलब ये अगर ओरिजिनल सिग्नल है, पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 1 से मैंने पहुंचना है पॉइंट 3 तक, ठीक है। पॉइंट 1 से ये मेरा ओरिजिनल सिग्नल है, इसको मैंने मीडियम, ये मेरा ट्रांसमिशन मीडियम है और इस पे मैंने भेजना शुरू कर दिया, और वो डिस्टेंस ट्रेवल करते हुए और वो मीडियम के रेजिस्टेंस को ओवरकम करते हुए ये सिग्नल, इसके एम्पलीट्यूड को चेक करें, और ये जो एटेन्युएट होके हो गया है, ये देखें इसकी एनर्जी कुछ लॉस हो गई है, ठीक है। तो ये आपके पास एक एटेन्युएटेड सिग्नल है, हालांकि ये भी अपने डेस्टिनेशन या पॉइंट 3 पे नहीं पहुंचा। ऐसी सिचुएशन या ऐसे इंपेयरमेंट्स को डील करते हैं किस तरीके से, टू कंपनसेट फॉर दिस लॉस एम्पलीफायर्स यूज किए जाते हैं। एम्पलीफायर क्या करता है कि इट सिंपली बूस्ट द सिग्नल, आपके इस सिग्नल को एम्पलीफाई कर देता है, बूस्ट कर देता है, ताकि ये वापस ओरिजिनल सिग्नल को रेप्लिकेट कर सके, ठीक है। तो पहली इंपेयरमेंट हमारे पास क्या है, एटेन्युएशन। एटेन्युएशन क्या है, मीन सिंपली लॉस ऑफ एनर्जी है मीडियम के रेजिस्टेंस को ओवरकम करते हुए व्हाइल ट्रैवलिंग द डिस्टेंस, एक सिग्नल जो है वो अपना जो है वो लूज कर जाता है सम ऑफ इट्स एनर्जी, और फिर उसको वापस रेक्टिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, एम्पलीफायर्स को यूज करते हैं। अच्छा जी, दूसरी कॉज क्या है इम्पेयरमेंट की, डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्शन क्या होती है, डिस्टॉर्शन मींस दैट सिग्नल चेंजेस इट्स फॉर्म और शेप। एक सिग्नल है, उसकी फॉर्म या उसकी शेप ही चेंज हो जाए। Distortion can occur in composite signal made up of different frequencies. Composite signal आपको पता है कि बहुत सारी frequencies से मिलके बना होता है, एक frequency या एक पैटर्न को फॉलो नहीं करता। Each signal component जो है, अगर वो 3 different frequency को लेके जो है वो बना है एक composite signal, तो हर एक जो frequency है उसकी अपनी स्पीड है, अपनी प्रोपगेशन स्पीड है, जैसे वो मीडियम से ट्रैवल करता है। अक्सर जब वो फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं तो वो जिस तरह से स्टार्ट हुए होते हैं उस तरह से नहीं पहुंच पाते। वो जो एक फैक्टर होता है उनका, वो एक फेज में पहुंचता है, वो दूसरा फैक्टर होता है जो दूसरा कंपोनेंट होता है वो दूसरे फेज में पहुंचता है, तीसरा कंपोनेंट जो है तीसरे फेज में पहुंचता है। मतलब जैसे अगर ये कोई कंपोजिट सिग्नल है, सपोज दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 डिफरेंट सिग्नल्स, ठीक है। ये इसमें इस कंपोजिट सिग्नल, ये कौन से 3 सिग्नल्स का कॉम्बिनेशन है, ये देखें, एक सिंपल ये आपका ये साइन वेव है, और फिर आपके पास ये वाला है, मतलब अलग फ्रीक्वेंसीज है, इसकी अलग फ्रीक्वेंसी, इसकी अलग फ्रीक्वेंसी, ये देखें इसकी अलग फ्रीक्वेंसीज। अब 3 अलग फ्रीक्वेंसीज को कंबाइन करके ये कंपोजिट सिग्नल है। अब इसको जब आप मीडियम पे भेजते हैं तो ये तो आप देख रहे हैं कि सारे कंपोनेंट्स भेजते हुए इन फेज हैं। इन फेज का मतलब कि ये सब 0 डिग्री से स्टार्ट हो रहे हैं और अपने अपने फेज के मुताबिक 0 है और 90 है, 0, 90, 180, 270 एंड देन 360, और अपने साइकिल और अपने फेज के मुताबिक ऑल ऑफ देम आर ट्रैवलिंग। बट देन हर एक, हालांकि इवन दो इट्स कंपोजिट सिग्नल, कंबाइंड सिग्नल, लेकिन हर एक की सिंस फ्रीक्वेंसी अलग है तो इनकी प्रोपगेशन स्पीड अलग है, जिसकी वजह से जब व्हेन दे रीच डेस्टिनेशन, जब यहाँ पे ये पहुंचते हैं तो दे रीच आउट ऑफ फेज। फॉर एग्जांपल दिस वन रीचेस एज इट इज, ये ऐसे ही पहुंच गया जैसे सेंड किया गया था, क्योंकि इसकी प्रोपगेशन स्पीड नॉर्मल थी। इस वाले की प्रोपगेशन स्पीड इसमें जरा डिले ज्यादा आ गया, तो ये देखें ये आउट ऑफ फेज पहुंचा, ठीक है, एंगल इसका चेंज हो गया, ठीक है। और जो ये वाला है ये किस तरह, ये इसका फेज 90 हो गया, पहले 0 डिग्री था फिर इसका 90 हो गया, और जो लास्ट वन इसका कॉम्बिनेशन था वो 90 से 180 पे आ गया। सो व्हेन वी कंबाइन दीज
एट द डेस्टिनेशन और इसको वापस हम कंपोजिट सिग्नल बनाते हैं, तो ये आड़ा टेढ़ा होके वी सी कि जो शेप भेजी गई थी, व्हाट वी सेंट इज नॉट व्हाट वी रिसीव्ड। मतलब सिग्नल आपका शेप में डिस्टॉर्टेड पहुंचता है क्योंकि उसके फेज आगे पीछे हुए हुए होते हैं। ठीक है। डिफरेंसेस इन डिले, मतलब ये तीन चीजों के डिले में जो डिफरेंस आया है, इसकी वजह से फेज इनका चेंज होता है। ठीक है। डिफरेंसेस इन डिले में क्रिएट अ डिफरेंस इन फेज इफ द डिले इज नॉट एग्जैक्टली द सेम एज द पीरियड ड्यूरेशन। अगर तीनों को सेम डिले सेम स्पीड पे मिलता तो शायद तीनों का सेम फेज में फर्क आता, बट तीनों का अलग अलग है, दैट इज व्हाई इसमें डिस्टॉर्शन आई। Signal components at the receiver have phases different from what they had at the sender. The shape of the composite signal is therefore not the same. तो इस किस्म की रिपेयरमेंट जिसमें आपके पास सिग्नल की शेप ही चेंज हो जाए, इसको हम कहते हैं कि ये क्या है, डिस्टॉर्शन है। और लास्ट इसमें हमारे पास क्या है, वेल नोन है, नॉइज है, उसमें तो आपको पता ही होगा। नॉइज क्या है, अनदर कॉज ऑफ इम्पेयरमेंट। अब नॉइज की भी काफी सारी किस्में हैं। नॉइज की किस्में हैं, देयर इज थर्मल नॉइज, इंड्यूस्ड नॉइज, देयर इज क्रॉस टॉक, देयर इज इम्पल्स नॉइज। ये सब जो है सब के सब आपके सिग्नल को करप्ट करते हैं। थर्मल नॉइज क्या है, रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ वायर, जिसको हम स्टैटिक भी कहते हैं। अक्सर जब आप हेडफोन्स लगाते हैं या कुछ सुनते हैं या किसी से फोन पे बात करते हैं, तो आपको लाइन में या वायर में वो कर कर की या खरप खरप की आवाज आती है, कुछ स्टैटिक की आवाज आती है। तो वो रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि वायर के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। इसको हम कहते हैं कि ये क्या है, ये थर्मल नॉइज है। एक आपके पास इंड्यूस नॉइज होता है, जैसे मैं बात कर रही हूँ आपसे, या मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रही हूँ, या मैं आपको ऑनलाइन पढ़ा रही हूँ और पीछे फॉर एग्जांपल वैक्यूम चलना शुरू हो गया, मतलब किसी अप्लायंस की आवाज आ गई और किसी मोटर की आवाज आनी शुरू हो गई, तो ये दिस इज नॉइज जो कि ऑलरेडी है नहीं बल्कि इंड्यूस की गई है। सो दीज डिवाइसेस एक्ट एज सेंडिंग एंटेना एंड ट्रांसमिशन मीडियम एक्ट्स एज द रिसीविंग एंटेना। तो माइक तो उसको तो वॉइस आ रही है, अब इट्स ट्रीटिंग कि ये मुझे एज एन इनपुट मिल रहा है, तो ये इसको एक्सेप्ट करता है और उसको रिसीव करता जाता है। तो आपके पास इंड्यूस्ड नॉइज भी वो बाकी नॉइज के साथ मिल जाती है, नॉर्मल सिग्नल के साथ मिल जाती है नॉइज। अच्छा, थर्ड है हमारे पास क्रॉस टॉक। इट इज द इफेक्ट ऑफ वन वायर ऑन द अदर वायर। वन वायर एक्ट्स एज द सेंडिंग एंटीना एंड द अदर एज रिसीविंग एंटीना। क्रॉस टॉक अब तो काफी कम हो गया है। पहले जब हमारे पास नॉर्मल टेलीफोन लाइंस यूज होते थे, तो उसमें टेक्नोलॉजी उस टाइम हमारे पास केबल्स की इतनी एडवांस नहीं थी, और जो टेलीफोन लाइंस यूज होते थे अक्सर मोस्टली ये होता था कि एट टाइम्स यू वुड, अगर आप किसी से फोन पे बात करें, हम मैं आपको पीटीसीएल लाइन की है उसकी मैं बात कर रही हूँ, तो अक्सर यू वुड हियर कन्वर्सेशन फ्रॉम ऑल टुगेदर अ डिफरेंट पर्सन, के जो दो अलग लोग आपस में कन्वर्सेशन कर रहे हैं, उसमें से मतलब वो बिल्कुल आपको ऐसा हो रहा है, क्रॉस टॉक हो रही है कि आपको उसकी आवाज आ रही है। ये कब होता है, जब वायर के ऊपर वायर पड़ती है। ठीक है, व्हेन इफेक्ट ऑफ वन वायर ऑन द अदर। और तो वो उस केस में क्या होता है कि एक वायर जो है वो सेंडिंग एंटीना बन जाता है, और जो आपकी फॉर एग्जांपल जिसका वायर आपकी कॉन्वर्सेशन वाली वायर के साथ लगा है, तो आपकी वायर जो है वो रिसीविंग मोड में आ जाता है, और जो दूसरी वायर आपकी वायर के ऊपर गिरी है वो सेंडिंग एंटीना के तौर पे काम करना शुरू कर देती है। और इवन दो आप ऑलरेडी किसी और के साथ कन्वर्सेशन कर रहे हैं, यू कुड स्टिल हेयर के जो दूसरा बंदा क्या बोल रहा है या क्या कर रहा है। ठीक है, ये पहले बहुत होता था, अब इट्स रिड्यूस्ड, अब इतना नहीं होता। लास्ट इसमें हमारे पास है इम्पल्स नॉइज। इम्पल्स नॉइज हमारे पास क्या होता है, एकदम से एक हाई एनर्जी की वेव आना, इसको स्पाइक कहते हैं। अ सिग्नल विद हाई एनर्जी इन अ वेरी शॉर्ट टाइम, जो कि अक्सर पावर लाइन से आती है, या अक्सर हम कहते हैं ना कि बिजली का झटका लग गया, या अक्सर जब लाइटनिंग हो रही होती है तो एकदम से सारी चीजें जो है उनको एक झटका आ जाता है, एक झटका सा आ जाता है। सो ये सब जो है ये क्या होता है, ये इम्पल्स नॉइज में आता है। फॉर एग्जांपल पॉइंट 1 है, आप सिग्नल भेज रहे हैं, ये नॉर्मल आपका ट्रांसमिटेड सिग्नल है, और ट्रांसमिशन मीडियम पे एकदम एक स्पाइक आया इम्पल्स का, और ये आप देख रहे हैं कि नॉर्मल चीज में एकदम इसका एम्पलीट्यूड इंक्रीज कर गया। सो ये एक ही स्पाइक आएगा, बाकी रेस्ट ऑफ द सिग्नल इज द सेम, बस एक स्पाइक एक्स्ट्रा आएगा। तो इट डिपिक्ट्स, इस तरह की अगर इम्पेयरमेंट होती है वी से, ये क्या है आपके पास, इम्पल्स नॉइज है। और यहाँ पे हमारे पास जो है ये लेक्चर खत्म होता है। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। इन केस यू हैव एनी क्वेश्चंस तो यू कैन रीच मी ऑन व्हाट्सएप, और आपके पास मेरे पास मेरा ईमेल एड्रेस भी है।
पिछले लेक्चर्स में भी अगर आपको कोई इश्यूज हैं तो आप वो भी मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, और करंट लेक्चर में भी अगर कोई इश्यूज हैं वो भी पूछ सकते हैं। लेक्चर को अच्छे से गौर से सुना करें, और जो मैं आपको रेफरेंस बुक बताती हूँ उसको भी कंसल्ट किया करें, और कोशिश करें नेट पे आप एक्स्ट्रा मटेरियल भी देखें ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो मजीद क्लियर होता जाए। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।